ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, बड़े ही जनरल तरीके से चलो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब मान लो एक कोई कंट्री है, लेट्स से कंट्री 1, नाम भी नहीं देते हैं कंट्री को, सीधा लिख देते हैं कंट्री 1, ठीक है। इस कंट्री में कोई कंपनी है, कंपनी एक्स, एंड देयर इज अनदर कंट्री, कंट्री 2, कंट्री 2। अब ये एक्स जो प्रोडक्ट बनाती है, राइट, एक्स जो प्रोडक्ट बनाती है, इस प्रोडक्ट का, मान लो एक्स जो है वो टीवी बनाते हैं, क्या बनाती है कंपनी, टीवी। इस टीवी का डिमांड जो है अदर कंट्री में भी है, लोगों को पता है इस ब्रांड के बारे में, एंड पीपल वुड प्रेफर टू बाई इट हियर एज वेल। इस प्रोडक्ट का डिमांड यहाँ भी है, इस कंट्री में भी, कंट्री 2 में भी इसका क्या है, डिमांड है सेम प्रोडक्ट का। किसके प्रोडक्ट का, एक्स के प्रोडक्ट का। तो एक्स के प्रोडक्ट का डिमांड इधर भी है, कंट्री 2 में भी है। तो एक्स क्या चाहेगा, एक्स चाहेगा कि वो इस डिमांड का फायदा उठाए और अपना प्रोडक्ट कंट्री 2 में ले जाके बेचे। इससे इसका रेवेन्यू बढ़ेगा, इसका साइज बढ़ेगा, कंपनी का ग्रोथ होगा, कंपनी का इन्फ्लुएंस होगा, बढ़ेगा मार्केट पे, कंपनी का रेपुटेशन बढ़ेगा कि भाई ये तो ग्लोबल कंपनी है, इसके तो मल्टीपल कंट्रीज में प्रोडक्ट बिकते हैं, तो इससे रेपुटेशन भी बढ़ता है कंपनी का। ये सारे फायदे इस कंपनी को मिल जाएंगे तुरंत। अब ये कंपनी इस कंट्री में जाके बेच पाए या ना बेच पाए, ये किस बात पे डिपेंड करता है। तो हम क्या कहेंगे कि सर ये कुछ बातों पे डिपेंड करेगा। जैसे अब ये जो कंट्रीज हैं, ये कंट्रीज क्या करती हैं, ट्रेड बैरियर्स क्रिएट करती हैं। अब ये ट्रेड बैरियर्स क्यों क्रिएट करती है, तो ट्रेड बैरियर्स ये इसलिए क्रिएट करती है, वो हर एक कंट्री रेज करती है ट्रेड बैरियर्स को। ट्रेड बैरियर्स रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं ये कि किस तरह का बिजनेस आ सकता है, जा सकता है, एंड सो ऑन। तो एवरी कंपनी पुट ट्रेड बैरियर्स, जिससे वो अपने डोमेस्टिक मार्केट को बचा के रख सके। जैसे अब ये कंट्री 2 में भी छोटे छोटे टीवी मैन्युफैक्चरर हैं, और एज्यूम करो दे आर नॉट सो एफिशिएंट एज द कंपनी एक्स ऑफ कंट्री 1, तो ऐसे में तो डोमेस्टिक मार्केट ही खत्म होगा इधर का। तो ये कंट्री ने क्या कर रखा है, ट्रेड बैरियर लगा रखा है। ट्रेड बैरियर का मतलब है बाहर की कंपनी जो है वो यहाँ जब आएंगी तो वो कुछ कंडीशंस हैं, उन्हीं कंडीशंस के तहत आएंगी, फ्री मूवमेंट नहीं हो सकता। नाउ व्हाट हैपेंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये जो ट्रेड बैरियर है ये ग्रेजुअली क्या किया गया कंपनीज के द्वारा, कंट्रीज के द्वारा, इट गॉट रिड्यूस्ड। ये क्या हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, रिड्यूस हुआ है। या बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जिसमें एबॉलिश हुआ है। डिफरेंट कंट्रीज में आपको डिफरेंट लेवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स देखने को मिलेगा, और सारे कंट्रीज के अपने अपने कंसर्न्स हैं। और तो ग्रेजुअली क्या हुआ है कि ट्रेड बैरियर क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, ट्रेड बैरियर क्या हुआ, एबॉलिश हुआ। और अगर ट्रेड बैरियर रिड्यूस होता है तो इसका मतलब सीधा सीधा हम इंडिकेट कर रहे हैं कि आप जो है कंपनी एक्स जो है वो कंपनी एक्स कंट्री 2 में जाके ऑपरेट कर सकती है, यस और नो। क्योंकि इसको रोक कौन रहा था, ट्रेड बैरियर रोक रहा था। इसी फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन का मतलब हुआ कि ट्रेड बैरियर खत्म हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। और अब इस एक्स कंपनी की का अगर पूरा मार्केट देखो आप, तो कंट्री 1 एंड कंट्री 2 ये दोनों मिला के इसका मार्केट है। अब मार्केट क्या हुआ है इसका, लार्ज स्केल पे एक्सपैंड हो गया। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही यही होता है कि वी आर कंसीडरिंग एंटायर वर्ल्ड एज अ सिंगल मार्केट। या हम ऐसे सोचो कि इन्होंने अगर अपने ट्रेड बैरियर को रिड्यूस किया या एबॉलिश किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंट्री क्या करने की कोशिश कर रही है, दिस कंट्री इज ट्राइंग टू इंटीग्रेट ओन इकोनॉमी, अपने इकोनॉमी को विद वर्ल्ड इकोनॉमी, ओन इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी, ताकि फायदा उठाया जा सके। ये अपने इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अब इस कंपनी एक्स के पास यहां से यहां जाने के कई सारे तरीके हैं, कई सारे तरीके हैं। देखो जरा क्या क्या रूट्स हो सकते हैं, सोचो आप एक बार। पहला रूट क्या हो सकता है, पहला रूट ये हो सकता है कि ये यहाँ किसी को ढूंढे और यहाँ से एक्सपोर्ट कर दे जो वहाँ बेचे। तो पहला रूट तो हो सकता है सर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का एक बड़ा अच्छा तरीका है, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, ग्लोबल जा सकते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, सिंपली गुड्स भेजना है या गुड्स मंगाना है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी।
कंपनी एक्स ने क्या किया, एक फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी बना दिया, किधर, कंट्री 2 में, राइट। और वहां से वो क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे। फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी है, पूरी तरह से सब कुछ किसका लगा है, एक्स का, पूरा रिस्क भी किसका है, एक्स का। अब एक्स कहता है कि ये तो बड़ा रिस्की रूट है, फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी, और वो अननोन कंट्री है, मुझे बहुत डिफिकल्टी होगी। ये कहता है चलो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम वहां के किसी कंपनी के साथ क्या कर लिया, इसने ज्वाइंट वेंचर कर लिया, वहां के किसी कंपनी के साथ क्या कर लिया, ज्वाइंट वेंचर कर लिया। अब मान लो एक्स के पास ज्वाइंट वेंचर का ऑप्शन था नहीं, तो उसने क्या किया, कंट्री 2 में उसी सेक्टर में काम करने वाले किसी दूसरी कंपनी को क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया, एक्विजिशन कर लिया। तो कई सारे रूट्स हो सकते हैं जिससे क्या होती है, कंपनीज एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ऑपरेट करने के लिए जाती है। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल है जब ट्रेड बैरियर अबोलिश्ड हो, या ट्रेड बैरियर क्या हो, रिड्यूस्ड हो, जब वो इंडस्ट्री प्रोटेक्टेड ना हो, अलाउड हो, तो एक कंट्री का कंपनी दूसरे कंट्री में जाके ऑपरेट आसानी से कर सकते हैं। और यही चीज हो रहा है अराउंड द ग्लोब, यही चीज हो रहा है अराउंड द ग्लोब। हर एक कंट्री जो है वो ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट कर रही है टू सम एक्सटेंट। बीच बीच में आप हल्ला सुनते होंगे कि कंट्रीज कहते हैं कि हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे, हमारा लोकल इंडस्ट्री खराब हो रहा है, हाँ, बट ये बड़ा मुश्किल है। अब रोक पाना क्या है, बहुत मुश्किल है। तो जाहिर सी बात है अराउंड द ग्लोब सेम फिनोमेनन इज हैपनिंग वेयर एवरी कंपनी इज मूविंग टू अनदर कंट्री। डिफरेंट कंट्रीज के जो कंपनीज होते हैं वो एक दूसरे की कंट्री में जाकर ऑपरेट करते हैं, वहाँ के डिमांड का फायदा उठाना चाहते हैं, वहाँ के रिसोर्सेज को एक्सेस करना चाहते हैं, एंड फॉर वेरियस अदर रीजंस दे मूव। तो इट इज हैपनिंग अराउंड द ग्लोब, राइट। इसी को हमने क्या कह दिया, इसी को हमने क्या दिया कि एंटायर वर्ल्ड बिकम्स अ सिंगल मार्केट। ग्लोबलाइजेशन का रिजल्ट क्या है कि पूरा वर्ल्ड क्या बन जाता है, एक सिंगल मार्केट बन जाता है, और पूरे वर्ल्ड को आप एज अ सिंगल मार्केट देख सकते हैं। दैट इज व्हाट द ग्लोबलाइजेशन इज, दैट इज व्हाट द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस इज, ठीक है। अब एज्यूम करो आप, यहां तक क्लियर हो गया। तो हमारा एग्जांपल है कंपनी एक्स, राइट। अब ये कंपनी एक्स जो है, अब ये जो कंपनी एक्स है ये ग्लोबली ऑपरेट कर रही है, ठीक है, ग्लोबली ऑपरेट कर रही है, इसके मल्टीपल कंट्रीज में इसका बिजनेस है, ठीक है, इसके मल्टीपल कंट्रीज में इसका बिजनेस है। मान लो दिस कंपनी इज ऑपरेटिंग इन अफ्रीका, दिस कंट्री इज ऑपरेटिंग इन साउथ एशिया, दिस कंट्री इज ऑपरेटिंग इन साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, एंड दिस इज ऑपरेटिंग इन व्हाट, अमेरिका, नॉर्थ साउथ वट एवर ले लो आप। तो ये जो कंपनी एक्स है वो डिफरेंट रीजन्स में ऑपरेट कर रही है, डिफरेंट रीजन्स में ऑपरेट कर रही है। ये सब क्या है, ये सब रीजन्स है, अफ्रीका रीजन में, साउथ एशिया रीजन में, साउथ एशिया रीजन में, साउथ ईस्ट एशिया रीजन में, या अमेरिकन नॉर्थ अमेरिका में। इस तरह से हमने क्या कहा कि दीज आर सर्टेन रीजन्स, और इन सारे रीजन्स में ये कंपनी क्या कर रही है, ऑपरेट कर रही है। पहली बात तो ये होगी, उसको साइड में रखो और इधर आ जाओ। हमारे एग्जाम्पल में हमने ये कहा कि हुआ क्या है, ये जो कंपनी एक्स है दिस इज सिचुएटेड इन इंडिया, लेट्स से। तो इंडिया क्या हो गया, इंडिया की कंपनी जो है वो क्या है, इसकी पेरेंट कंपनी कह सकते हैं हम इसको। दिस इज द हेडक्वार्टर, दिस इज द हेडक्वार्टर। नाउ दिस कंपनी इज एंटरिंग इनटू सम अदर कंट्री। इसने क्या किया, किसी दूसरे कंट्री में अपना एक यूनिट एस्टैब्लिश कर दिया, किसी दूसरी कंट्री में अपना एक यूनिट बना दिया। फिर इसको किसी और कंट्री में जाना था तो कंट्री 2 हो गया। यहां भी इन्होंने क्या किया, अपना एक यूनिट बनाया। किसी भी तरह से रूट तो आपको पता है मल्टीपल रूट हो सकते हैं। और फिर मान लो कोई और कंट्री है, कंट्री 3, यहां भी इन्होंने क्या किया, अपना यूनिट फॉर्म कर दिया। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो यूनिट 1 है, ये जो यूनिट 2 है, और ये जो यूनिट 3 है, दीज आर ऑपरेटिंग इन 3 डिफरेंट कंट्रीज। बट क्या इन सारे कंट्रीज के जो यूनिट हैं, क्या इनके ब्रांड नेम चेंज हो जाएंगे क्या? मान लो अगर मैं कहता हूं ये टाटा मोटर है, दिस इज टाटा मोटर्स, तो ये भी क्या रहेगा, टाटा मोटर्स, हाँ या ना? ये भी क्या रहेगा, टाटा मोटर्स। और ये भी किसका यूनिट है, टाटा मोटर्स का यूनिट है। वो तो चेंज नहीं होगा ना। क्या अलग अलग कंट्री में ऑपरेट करने से
इस पे टाटा मोटर्स की ओनरशिप खत्म हो जाएगी क्या? आप क्या बोलोगे? बिल्कुल नहीं, ओनरशिप भी खत्म नहीं हो सकती। तो ये तीनों यूनिट भले ही 3 डिफरेंट कंट्रीज में हैं, बट दीज 3 यूनिट्स आर लिंक्ड विद द सेम ओनरशिप। इसका भी ओनरशिप यहाँ है, इसका भी ओनरशिप यहाँ है, इसका भी ओनरशिप यहाँ है। यानी कि इन तीनों यूनिट में एक खास बात यह है कि ओनरशिप क्या है? कॉमन है। ओनरशिप क्या है? कॉमन है। दूसरी बात, हमने बात करी ब्रांड की, ये भी वही ब्रांड यूज कर रहा है, यूनिट 1 यूनिट 2 भी वही, यूनिट 3 भी वही। लेट्स टॉक अबाउट द कैपिटल। इसके लिए कैपिटल कहां से आया? इसके लिए कैपिटल कहां से आया? इसके लिए कैपिटल कहां से आया? क्या तीनों के जो कैपिटल हैं, हम कह सकते हैं कि भाई एक ही पूल ऑफ कैपिटल से तीनों को कैपिटल मिल रहा है? एक ही पूल ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज से तीनों को रिसोर्सेज मिल रहे हैं? तो ये तीनों यूनिट भले ही अलग अलग कंट्री में ऑपरेट कर रहा है, बट दे आर लिंक्ड विद कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज, कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज। और एक बात आप जानते हैं कि कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी सबके लिए क्या होता है? कॉमन होता है। तो सर्टेनली देयर विल बी अ कॉमन कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, कॉमन कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजिक लेवल तो आपने पढ़ा हुआ है। तो कॉमन कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, याद रखना इस बात को हमेशा कि कंपनी लेवल पे ग्लोबलाइजेशन में आपको दिखेगा देयर विल बी कॉमन ओनरशिप, कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज एंड कॉमन स्ट्रैटेजी। कॉमन ओनरशिप, कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज एंड कॉमन स्ट्रैटेजी। ओनरशिप भी कॉमन है, पूल ऑफ रिसोर्सेज भी कॉमन है, और कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी भी सबके लिए क्या होगा? कॉमन होगा। अब अगर ये बिजनेस अपने इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को एनालाइज करना चाहे तो कैसे करेगी? ध्यान देना, हाउ टू एनालाइज इट्स इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। अपने इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को ये कैसे एनालाइज कर सकती है? तो जैसे ही आपने कहा कि सर इसमें तो एक प्रॉब्लम है, मैंने पूछा क्या? तो आप कहते हो सर देखो ये मल्टीनेशन है, इसके अंदर अफ्रीका के अंदर बहुत सारे कंट्रीज है, साउथ एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, अमेरिका है, एक्सेट्रा, एंड इन सब में ऑपरेट करती है टाटा मोटर। तो आपके एग्जाम्पल में फिट हो जाएगा। इनके अलावा भी टाटा मोटर का ऑपरेशन है, बट इन कंट्रीज में भी टाटा इन एरियाज में, इन रीजन्स में भी आपको टाटा मोटर का ऑपरेशन है। तो अब इसका एनालिसिस कैसे होगा? तो जब आप इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को हम 3 लेवल्स पे एनालाइज करते हैं। पहला तो हो गया आपका मल्टीनेशनल। अब मल्टीनेशनल का मतलब क्या हुआ? मल्टीनेशनल का मतलब क्या हुआ कि आप कहते हैं लार्ज स्केल पे, है ना, ग्लोबल एनवायरनमेंट को आप स्टडी करते हैं। लार्ज स्केल पे ग्लोबल एनवायरनमेंट को आप स्टडी करोगे। अब मल्टीनेशनल आपने पूरे ग्लोबल सेटअप को देखा, देन यू गेट इनटू अ पर्टिकुलर रीजन। जब हमने पूरे ग्लोबल सेटअप को देखा तो हमने पूरा ग्लोबल एनवायरनमेंट को कंसीडर किया, बहुत ब्रॉड है ये। नाउ वी गेट इनटू अ पर्टिकुलर रीजन। जैसे मान लो मैं कहता हूं साउथ एशिया, राइट? तो अब मैंने कहा साउथ एशिया, तो अब हम किस पे चले जाते हैं? साउथ एशिया को स्टडी करना शुरू कर देते हैं। तो ये हो गया रीजनल लेवल। ये कौन सा लेवल हो गया? ये रीजनल लेवल हो गया, ये रीजन लेवल कह दो आप इसको। तो सेकंड लेवल आपका क्या हो जाता है? पहला लेवल क्या हो गया? मल्टीनेशनल लेवल, मतलब पूरे ग्लोब को देखा आपने। सेकंड लेवल पे कहां चले गए आप? रीजन लेवल पे चले गए, पर्टिकुलर रीजन को उठाया। तो आपने क्या कहा कि इसमें हमने क्या, किसको ले लिया? साउथ एशिया को ले लिया। नाउ इन साउथ एशिया यू हैव टू, लेट्स से यू हैव टू स्टडी अ पर्टिकुलर कंट्री, इंडिया ही ले लो। तो अब आप क्या करते हो? उस रीजन के, उस पर्टिकुलर कंट्री को स्टडी करोगे। तो फिर तीसरा लेवल आता है आपका कंट्री लेवल। तीसरा लेवल किस पे आता है? कंट्री लेवल। तो पहला हो गया आपका ग्लोबल, ग्लोबल के बाद आप चले गए रीजनल, और रीजनल के पास बाद चले गए कंट्री लेवल पे। तो इस तरह से आपको अपने इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को स्टडी करना होगा। 3 लेवल पे स्टडी किया जाता है, मल्टीनेशनल लेवल पे स्टडी किया जाता है, रीजनल लेवल पे स्टडी किया जाता है, और कंट्री लेवल पे स्टडी किया जाता है। हमने यहाँ क्या कह दिया? इंडिया। सो दिस इज हाउ इंटरनेशनल एनवायरनमेंट इज एनालाइज्ड, एंड दिस इज व्हाट द ग्लोबलाइजेशन इज। यही फंडामेंटल्स हैं। चलो देख लो इसको।